रात वाकई में डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे भी हैं जो बस मूवी देखने में निकाल रहे हैं, लेटे पड़े हैं, कान में ईयरफोन लगाए हैं कर रहे हैं और दूसरे को देखते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पर ऐसा शेड्यूल नहीं होना चाहिए। शेड्यूल बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, शेड्यूल बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। कुछ का तो शेड्यूल ऐसा बनता है ना जैसे पता चले कि यहाँ 4 दिन में एसएससी का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म कर देंगे। भौकाल लेवल का शेड्यूल बनाते हैं। अगर पद्मश्री कहीं पर रखा हुआ है तो इन्हें ला के देना चाहिए। अब चाहे वो उसका 1% भी फॉलो करे ना करे, शेड्यूल बहुत तगड़ा बनाया यार। जीवन में यही काम एक अच्छा करते हैं भाई, शेड्यूल बनाने में तेरा भाई बहुत परफेक्ट है। ठीक है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, अलार्म बज रहा है साला बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं उठेंगे बाद में अलग बात है, लेकिन नहीं, कसम खा के सोए रात में 4 बजे उठेंगे। 4 AM वेकअप, खतरनाक वाला मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद 5 AM जो है यहाँ पर एकदम फ्रेश होके 6 AM से वोकैबुलरी। पहले ही तुम्हारा गड़बड़ है, यहाँ 2 घंटा तो तुम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। अगर 4 बजे तुम उठ चुके हो तो ठंडी के समय में कौन सा तुमको नहाना है कि तुम 6 बजे यहाँ वोकैब पढ़ने जा रहे हो। इससे बढ़िया तो तुम 5:30 में उठ जाते, आधा घंटा में फ्रेश होकर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देते। तो इतना भौकाल लेवल का मत बनाओ शेड्यूल यहाँ पे कि हमें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए जो है आपको मनोनीत करवाना पड़ जाए। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा बनाइए थोड़ा तरीके का रहे, तमीज का रहे, जो आपके काम में आ सके और वाकई जिनको आप फॉलो कर सकें। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पर ये हो जाता है कि अलार्म लगाए हैं 4 घंटे का पहले, रात में कसम खाएं पहले सोना है, लेकिन मन कैसे करेगा, अरे थोड़ा देर वीडियो और देख लेते हैं ना, आराम से, कोई नहीं, 4 बजे को 4:15 में एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं ना। ऐसे कैसे यार, मिर्जापुर आया है, कैसे मुन्ना भैया को मना कर दें? नहीं मना हो सकते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा करते करते पता चला कि भाई साहब सुबह कहीं 4 बज गया। अब उठोगे क्या तुम? घंटा उठोगे? तो ये बताओ पहले। ये मन जो है ना, ये स्ट्रांग नहीं है, और ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा शेड्यूल कभी तुम्हारा वर्कआउट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, बहुत बड़े प्लान के साथ कभी शुरुआत मत करिए, छोटे प्लान्स बनाइए, उनको सक्सेसफुल करिए, धीरे धीरे उन्हें बड़े प्लान्स में लेके जाइए। आपका काम ही ऐसा होता है ना कि वही समझ लो, एक नशेड़ी को आप ये कह रहे हो कि बेटा कल से तू दारू छोड़ दे, वो छोड़ ही नहीं सकता यार। कल से सिगरेट छोड़ दो, छोड़ ही नहीं सकता, उल्टा आपकी हत्या कर देगा। वो लाएगा चाकू, मारेगा यहीं पे। हमको बोले हो नशा छोड़ने को, तुमको छुड़वा देंगे दुनिया से। तुम बात करते हो नशा छोड़ेंगे हम यहाँ पे, नहीं हो सकता भाई, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल बात करना भाई, प्रैक्टिकल पे चीजों पे क्यों नहीं रिलाई करते हो? यहाँ पे आप रोज 4 बजे सो ही रहे हो, 3 बजे सो ही रहे हो, तो शेड्यूल 4 बजे सुबह का कैसे बना सकते हो? 1 घंटे में यहाँ पर जो हर पल मूड स्विंग हो रहा है आपका यहाँ पर, और आप इस तरीके से हार्ड एंड फास्ट चीजें करते हो, मतलब तो थोड़ा तरीके का, कायदे का। कोई हंस नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है आपकी चीजों को लेकर यहाँ पे। हाँ, थोड़ा तरीके से रखो अपना। कोई भी टाइम है, जैसे मानो 6 बजे उठ गए, अपना सपोज करो 6 बजे नहीं उठा जाता, मान लो आप 7 बजे से उठे, 8 बजे से भाई पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, 8 बजे से सबसे पहला शुरू किया, तो 8 बजे से क्या उचित लगता है आपको? क्या पढ़ना चाहिए? खुद की मेहनत करना है एक तरीके से, या सबसे पहले मैथ उठाना शुरू करोगे? नहीं, सुबह मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का टाइम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि दिमाग उस समय कई ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ भरा नहीं होता। भरा नहीं होता तो इस समय पे क्या करोगे? वोकैबुलरी पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, या अगर बहुत ज़्यादा सुस्त हो, एकदम लेजी ऐसे पढ़े हुए लाइब्रेरी में, ठीक है उठा दिए, तो अगर उठा दिए तो भाई मौक दो ना, फिर तुम्हें पता है नींद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने कह दिया कि 8 से 9 तो वोकैबुलरी ही पढ़ना चाहिए, अब उसमें कसम खा लिया आप नई वोकैबुलरी पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का ही आपका वोकैबुलरी का शीट हो गया, और एकदम ऐसे है ना, अभी कुर्सी में लगा नहीं सकता, एकदम कुर्सी में ऐसे करके, ठीक है, एसिडियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, आधे घंटे से तुम एक ही शब्द को देखे जा रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो। मतलब कोई फिगर होता बढ़िया सा, कुछ और चित्र होता तो समझ में भी आता कि हाँ मजा आ रहा है, कोई फेसबुक के रील्स होते तो समझ में भी आता है। आधे घंटे में पता नहीं तुम उसमें हड़प्पा सभ्यता खोज रहे हो या उसके अंदर क्या खोज रहे हो, भगवान जाने, तुम ही जानो। ठीक है, 4 महीने से तुम वो कैब पढ़े हो, तुम 4 साल से वो कैब पढ़े हो, जब भी 1000 वर्ड याद तो नहीं हुआ ना, 2 साल तैयारी करते हो गया, 1000 वर्ड कभी याद नहीं हो पाया ना, होगा भी नहीं कभी, यही रवैया रहा तो। भाई जब सुबह में एक्टिव नहीं था दिमाग, तो क्या जरूरत थी वो कैब उठाने की? मौक दे देते, औकात का पता चल जाता। कुछ नंबर जब तुम्हारे कट जाते, जब तुम्हें दिखता कि हाँ इंग्लिश में तुम्हारे सारे वोकैबुलरी गलत हो गए, तब तुम दोबारा से पढ़ने जाते। तो यहाँ पर वही चीजें हैं जो आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो कभी भी शेड्यूल में फ्लेक्सिबल यहाँ पर है ना, बड़ा आराम से रहने का कोशिश किया करो यार। देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो। अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14+ आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक। ये जो बात अभी मैं कहने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा मेरी बात को। बच्चे, क्या होता है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे भारत से सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, और इस तैयारी को करने के लिए पूरे के पूरे भारत से कम
20 प्लस हमारे 20 लाख से ऊपर जो है एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं इस पेपर को लेकर। सबके अंदर थोड़ी बहुत जो है मन में एक प्यारी सी इच्छा होती है कि यार हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, हम एमईए में जाएंगे, हम जो है सीएचएसएल में फलाना 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 पोस्ट लेंगे, और इस इच्छा को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने में अपनी जान भी लगा देते हो। लेकिन थोड़ी बहुत कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो सपना है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टूट जाता है। बस हमें उस कमी को सुधारना है, और मैं आपको डेली जो है वो कमी सुधारने में आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा इस चैनल के माध्यम से। क्या कमी है वो समझिए। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं यूं कहूं कि 90% जो भारत का क्राउड होता है, इंडिया का क्राउड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करता है। मेंस के बारे में कोई नहीं सोचता, और इसका असर मुझे अभी इस बार के मेंस के आंसर की आने के बाद दिखा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 140 प्लस आया, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 170 प्लस भी आया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 190 प्लस आया है। अब आप खुद यहाँ पर स्कोर देखकर बोलेंगे कि सर इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये मैं लिखित रूप में आपसे देता हूँ, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसीज हैं वो 8000 हैं या 9000 हैं, महज इतनी वैकेंसीज हैं, और इतने वैकेंसी में 140 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, 150 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। यानी आपने एक बात को यहाँ पर नोटिस किया, आपका प्री का स्कोर चाहे 180 था या 190 था या 140 था, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपका अल्टीमेट मेंस का स्कोर जो है वो मैटर करता है। प्री का स्कोर मैटर करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्री का स्कोर आपको एक लीड देता है, एक रेस में वो लीड देता है जिससे आप बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेंस का स्कोर आपसे और दोगुना लीड देता है, जिसकी वजह से आप अपने सिलेक्शन पे कंफर्मेशन का ठप्पा लगा देते हैं। यानी आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं, तभी हमारे माइंड में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि हमारा मेंस का भी सिलेबस साथ में साथ कंप्लीट होता रहे। क्या होता है यहाँ पर कि बहुत बच्चे इस माइंड को लेकर चलते हैं कि अरे पहले तो हम प्री को निकाल लेंगे, प्री जब हमारा निकल जाएगा तब हम मेंस के बारे में सोचेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक लगातार प्री की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, लूसेंट उठा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, 60 दिन 60 मैराथन शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी आप प्री में लेके आ रहे हैं, 140 150 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, और इससे आप खुश भी हैं। आप बहुत दोगुने तरीके से मेहनत अब मेंस के लिए करते हैं, लेकिन आप शायद एक बात भूल जाते हैं कि आपके प्री और आपके मेंस में महज 60 से 90 दिनों का ही अंतर होता है। उस 90 दिनों में आपके पास या तो ऑप्शन ये होते हैं कि आप अपने सिलेबस को खत्म करें, या फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं। जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो आपके स्कोर कम आते हैं, और उस सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं तो फिर आप लगता है कि सर पूरी दुनिया मॉक टेस्ट दे रही है और हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे पड़े हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स से आने का, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें जो आखिरी के 90 दिन जो बाद में हमें मिलेंगे, उससे बेहतर है कि हम अभी से जी जान लगाना शुरू कर दें। जितना कैपेसिटी हो हमारा, हम पूरा का पूरा एनर्जी लगाएं, और अभी से ज्यादा हम फोकस कर सकें अपने आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर। इसके लिए बार बार बोलेंगे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, जितना भी हम करा रहे हैं वो हमारी पूरी की पूरी वीडियोस को आप देखिए, और उसके अलावा पूरा का पूरा आप रिवीजन भी साथ के साथ करते रहेंगे। रिवीजन के साथ कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैथ्स में जितना हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं भाई, वो आपके प्री और मेंस के लिए काफी सफिशिएंट होगा। जब मेंस आएगा तो स्पेशल सीरीज अलग से निकालेंगे, वो एक अलग है, लेकिन आप रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे करना है? एक बच्चा भी फोन करके पूछ रहा था कि सर रिवीजन कैसे करें, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, क्या करें सर? तो देखो, स्ट्रैटेजी रखो 5:2 का। मैं आपको बता रहा हूं 5+2 का। ये 5 दिन हमें क्या करना है? 5 दिन हमें पढ़ना है, और ये 2 दिन हमें क्या करना है? तो ये 2 दिन हमें रिवाइज करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिवीजन सिर्फ मैथ का नहीं होना चाहिए, रिवीजन मैथ के साथ साथ वोकैबुलरी का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे जीएस का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे फैक्ट करंट अफेयर से लेकर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक सब कुछ का होना चाहिए, ताकि जब हम परीक्षा देने बैठे तो हमारे मन में कंफ्यूजन ना रहे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आप सेलेक्टेड कैंडिडेट की तरह अगर आप शुरू से रणनीति बनाकर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन तय होगा। यही बात है, और यही जो है माइंड में पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कि हमें अभी से जो 45 दिन हमारे बच गए हैं उसमें हमें काफी मेहनत करना है। एक भी दिन आपका अचूक नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन आप गंवाएंगे नहीं। एक भी दिन आप ऐसा नहीं है कि आज मार्केटिंग में निकाल दिया, आज घूमने में निकाल दिया, आज थोड़ा मूवी देखकर निकाल दिया। ये एक दिन आपके सिलेक्शन के लिए खतरा बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें। बाद में रोते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर अपने आप को बस दिलासा देते रहना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगले साल करेंगे।
और ये ऐसा नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जो करना है वो दोस्तों क्या करना है, आपको पूरे वीडियो जितने मैं करा रहा हूँ उसको देखिए। इसके अलावा कहीं और से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई और भी किताब लगा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको रिवाइज करिए। अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14+ आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसका भी पढ़ाई यहां से कम होगा ना, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होगी। उसके लिए दुख मुझे भी होगा कि लड़के ने इतनी मेहनत की, ठीक है, और तब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप देखो क्या होता है ना, मैंने अपने बचपन से एक बात अपने लाइफ में सीखा है कि जहां तक अगर हम 70% मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस हमें सफलता के लिए 20% और करना होता है। ठीक है, जैसे मानो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और मुझे पता है कि यहां पर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। सभी लोग जोश में जाते हैं, अरे हमसे तो हो ही जाएगा, हम आराम से चलते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, बहुत लोग यहां तक दम तोड़ देते हैं, बहुत यहां तक दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहां तक अगर चल गए ना, मेरा मानना है कि यहां 70% अगर कवर कर गए, तो भाई 30% ही और कवर करना था। अगर वो शायद 30% कवर कर लिया होता तो शायद भगवान के दर्शन हो जाते। तो उसी तरीके से अगर ये 30% अगर आप और मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। और वो 30% मेहनत क्या है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन है, आपका कॉन्टिन्यूअस मॉक टेस्ट है, आपका कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, ठीक है, एक मेरे पुराने मित्र भी थे, ठीक है, प्राइवेट जॉब करने के चक्कर में उन्होंने एसएससी की तैयारी छोड़ दी, और तैयारी छोड़ने के बाद क्या हुआ कि काफी टाइम तक उनको बहुत नेगेटिविटी झेलना पड़ा, लोगों की अलग अलग बातें सुननी पड़ी, लोगों ने ताने देने भी शुरू कर दिए। लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से, यूं कह लो आखिरी के पिछले 9 महीने तक, मैंने अपने मन में ये बस गांठ बांध लिया था कि मुझे 7 बजे सुबह में लाइब्रेरी जाना है और मैं शाम को 7 बजे आता था, और 9 महीने तक मैंने लगातार ऐसा किया। ठीक, मेरा प्री में जो स्कोर रहा है वो 181 रहा, और मेरा मेंस में जो मैथ में स्कोर है 187, और इंग्लिश में 189 के करीब में स्कोर है। उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी रिजल्ट का भेजा, और ये काफी खुशी हुआ। अब इस लड़के का जो अभी आप देख रहे हो अलग अलग चैनल्स जो रैंक निकाल रहे हैं, उसके अनुसार इसका ऑल इंडिया रैंक 13 आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 13 वाले का मेरे पास आज ही कॉल आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इनका जो एक्सपीरियंस, इनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू भी लेकर आऊंगा चैनल पे, आपसे मैं रूबरू भी कराऊंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप इनसे बात करेंगे, इनसे भी बात भी चल रही है, और बहुत जल्दी जो है ये अपने नॉलेज को शेयर भी करेंगे। इन्होंने भी वही बात बोली कि यार जो अल्टीमेट होता है ना वो प्रैक्टिस होता है, और हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस पर फोकस ही नहीं करते। भारत का कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं था जो इन्होंने नहीं दिया हो, ऑलिव बोर्ड हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका सुपर मॉक हो गया, हर मॉक टेस्ट को इन्होंने कम से कम 1 से 2 बार दिया। अपने जितने कंसेप्ट थे रिवाइज किए, जितने मेरे वीडियोस थे या और भी इनके अपने पर्सनल बुक्स थे उन सबको इन्होंने रिवाइज किया, उससे काफी इनको मदद मिली। तो यही बात हम आपको कहेंगे कि डेडिकेशन जो शब्द होता है ना, वो डेडिकेशन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, वो डेडिकेशन एक स्टूडेंट के अंदर जेन्युइनली होना भी चाहिए। जब वक्त आएगा तो हम आपको इसी डिजिटल बोर्ड पे उनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, जैसे हमने अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाया। जैसे हमारे हर सब्जेक्ट में, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 आया था, हमने आपको बकायदा अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया। वो वीडियो यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज जा चुकी है। उसके अलावा एक और वीडियो थी सीजीएल की, वो भी 1 मिलियन जा चुकी है। उसी तरीके से इनका भी इंटरव्यू जब हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो वो भी हम आपको पूरा का पूरा इनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, और इनका जो फ्रेश एक्सपीरियंस है, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस है, वो आपको जानने को मिलेगा। तो आज जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो उस बिहाफ पर मैंने सोचा कि चलो आज हम अपने बच्चों से इस बात को शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट करते हैं। भैया पढ़ना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर बार ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, काम उससे नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलनी पड़ती है। कहते हैं ना कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ का प्रयोग करिए, उसी तरीके से आप अपने सिलेक्शन के लिए आपको चारों नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूरी दुनिया को जो आपसे आगे बढ़ने की डेली कोशिश में है, उनको भी पीछे करने की कोशिश करिए अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से। अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखा करिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, आप उनको कैसे बीटअप कर सकते हैं। हर छोटी बात पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन। अब ये भैया आलस, ये आलस कैसे खत्म करें। अब ये आलस वाली भी कहानी यहाँ पर रहती थी ना, ठीक है उठेंगे, आराम से उठेंगे, कोई बात नहीं, मतलब अलार्म लगा दिया है, बज रहा है, उठा ही नहीं जा रहा।
ठीक है। 7 बजे का अलार्म काट रहे हैं, 7:30 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8 हो गया, फिर काट रहे हैं, 8:30 हो गया। मतलब करते करते जबरदस्ती, चलो मेड खाना बना के रख दी, अब लेकर खाना लेके जाना है लाइब्रेरी, उसमें भी थोड़ा बढ़िया से तैयार हो रहे हैं, उठ उठ के आराम से नॉर्मल वे में जा रहे हैं। पता चलता है कि उठे 7 बजे थे, ठीक है, कोशिश की थी 7 बजे से, लाइब्रेरी में पहुंचे 9:30 बजे, ठीक है। और ऐसा चलता रहा, कुछ दिनों तक सिलसिला हमारा चलता रहा, हफ्ते 10 दिन तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद में हमें भाई साहब एक लाइब्रेरी मिले, खतरनाक आदमी, मैं आज भी उनका नाम लेता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं जब यहाँ पर 9:30 में पहुंचा ना, तो उस लाइब्रेरी में हमारे जो सर थे उन्होंने कहा कि तेरी सबसे बड़ी गलती है ना कि तू ये कर रहा है कि तू ये 2 घंटे का यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर क्या होता है 2 घंटे में, 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, कम है क्या? कहा कि एक काम कर, वो सीट है, उस सीट पर जा और उस सीट पर एक लड़के को देख कि वो कितने बजे आता है, बस आज ये देखना कि वो आया कितने बजे है, वो जाता कितने बजे है, उसके मॉक्स के मार्क्स देखना, फिर तुम्हें अगले दिन से खुद समझ में आ जाएगा। उस सीट पर जो लड़का बैठा था ना, वो सुबह के 6:30 में आता था, और रात में सबसे लेट लाइब्रेरी को बंद करके जाता था वो 12:30 में, मेरे भाई, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस इतनी पढ़ाई, बहुत बच्चे यहाँ पर ज्ञान देने भी आ जाएंगे, 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अगर होता तो तुम्हारा हो चुका होता, तो ज्ञान मत देना फालतू का बाद में वीडियो के कमेंट में, ठीक है। जिनका होना होता है ना 6 घंटे की पढ़ाई में, तो हो जाता है। रियलिटी यहाँ पर ये है कि एसएससी से जो है वो यूपीएससी और बाकी एग्जाम से ज्यादा टफ है, और ये बात मान लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इतना देर पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ ये पढ़ाई ही करेगा, और भी चीजें हो गई, जैसे मैथ्स का मॉक हो गया या और भी चीजें हो गई। तो सबसे अच्छी आदत जो मुझे इसकी ये लगती थी ना, कि सुबह में जब ये लाइब्रेरी में आता था, इसको भी नींद लगती थी, औरों की तरह ये भी था, इसको भी ड्राउजीनेस होता था, लेकिन ये आते आते तुरंत अपना लैपटॉप खोलेगा और एक मेज का मॉक दे दिया मेरे भाई। प्री का बंदा तैयारी कर रहा है और 6:30 में आया है, और 8:30 तक मेज का एक मॉक खत्म, और अभी तक हम अपने घर पे सज रहे हैं, धज रहे हैं और लाइब्रेरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बंदे का एक मेंस का मॉक खत्म, यानी 100 सवाल ये आगे हो चुका है। और ऐसे कहानी करते 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 मेरे भाई, ये डेली 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 सोचो मुझे कितने का ये लीड दे रहा है। तब जाकर कहानी समझ में आई कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन मैंने कंपटीशन लगाना शुरू किया उस लड़के से, कि भाई ये अगर 6:30 में आ रहा है ना, तो मैं तो पक्का आऊंगा ही आऊंगा। फिर जो 9:30 वाली टाइम थी, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, जब तक वो अपने सीट से नहीं उठता था, मैं अपने सीट से नहीं उठता था। भाई वो बैठा है ना, तुझे भी बैठना है, ठीक है। मॉक, और वो जो एक कंपटीशन था ना, वो बड़ा एक हेल्दी सा कंपटीशन बन गया यार, बहुत एक हेल्दी सा। मतलब मुझे उस लड़के को देख देख कर मोटिवेशन आने लगा कि जब ये बंदा 4 मॉक दिन में लगा सकता है मेज के, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जिन चीजों ने मुझे प्रमोट किया लाइफ में, क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, नेगेटिव से हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। जीवन भर मेरे भाई गाड़ी एक स्ट्रेटजी से नहीं चलती, इस बात को समझिए। और ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइफ में आपको इंस्पायर करते हैं। फिर तो हमारी जो है ना, एक तरीके से ऑटो लेंगे, सबसे पहला ऑटो पकड़ के जाके 6 बजे बैठेंगे सीट पे, उसकी तरह हम भी लैपटॉप से खोलना शुरू करेंगे। 2-4 दिन आदत लगी, 5वें दिन से कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ी, और वो अपने आप में एक रूटीन में डल गया, ठीक है। इसी वजह से ये भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, फायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कहता है 227 200 में कैसे आ गए? बच्चे, नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज होती है, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है उनको जिनका टफेस्ट शिफ्ट में पेपर होता है, तो इस वजह से 227 आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये आलस भी त्यागना बहुत जरूरी है। आज भी जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर आप सुबह से लेकर रात तक क्लास लेते रहते हो, ठीक है, थकते नहीं क्या? मेरे भाई थकना ही नहीं है, क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ नहीं है, मुझे बहुत ऊपर जाना है। मैंने मन में सोच रखा है यार, यहाँ रुकना किसको है, ये बताओ पहले। अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, अगर मैंने अपना लाइफ में कुछ ड्रीम छोड़ा है, तो मैं यहीं पर रुकने के लिए मैंने थोड़ी छोड़ा है। जब मेरे पास दिन के 24 घंटे मिल रहे हैं, तो मैं 2 घंटे की ही क्लास क्यों लूं? क्या मैं 10 घंटे की क्लास नहीं ले सकता? क्या मैं और कंटेंट पर काम नहीं कर सकता? ठीक है। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 2-2 बुक निकाल दी मैंने, इतने हिट हिट वीडियोस गए, मिलियंस पर व्यूज आते हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कई सारे बच्चों को इंस्पेक्टर तक बना चुका, तो फिर यहीं तक रुकना क्यों है? क्या आज मैं अर्न नहीं कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा नाम नहीं है? लेकिन आज इस मुकाम पर आने के बाद भी मैंने अपने आप को नहीं रोका है, तो आप क्यों रोकते हो यार? आपने क्या अचीव कर लिया, बताना जरा। मैं इतना अचीव करके भी आज अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते रहता हूँ। कभी कभी मेरे लुक्स पे देखना, कभी ध्यान देता हूँ, लगता है कल भी यही टी शर्ट पहन के आया था बढ़ाने, आज भी यही पहन कर आया हूँ, बदला तक नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मंजिल टी शर्ट नहीं है, मंजिल अकाउंट का पैसा नहीं है, मंजिल ऊंचाई है, वो नाम है, वो शोहरत है जो छूना है। तो फिर आप क्यों रुकते हो?
मत रुको करो ना मेरे भाई। अभी जब खुद तक कुछ चीजें हासिल नहीं की है तो रोकना क्यों है यार अपने आप को? ऊपर जाओ, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, एसएससी निकाल लिया तो आगे यूपीएससी का सोचो। क्या आपके अंदर वो करिश्मा नहीं है? क्या आपके अंदर वो फ्लेयर नहीं है? क्या टैलेंट नहीं है? कर सकते हो ना यार, तो करो ना, फिर रोका क्यों अपने आप को? वो जो 24 घंटे मिले थे तो उसका फायदा उठाना था ना, गवा क्यों दिए? रोज सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैलकुलेट करो कि कितने मिनट वेस्ट करते हो फालतू की चीजों में। वीडियो देखने कोई और गए थे, पहुंच कहीं और पर गए, कितना समय बर्बाद कर दिया। इनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, फॉलो कुछ भी नहीं करना है। ऐसे थोड़ी होता है यार। दिन में आप 5 लोगों से मिलते होगे, मैं आपको 5 टॉपर से मिलाता हूँ, ठीक है? हर किसी से वही स्टोरी पूछोगे, भैया जीएस कैसे स्ट्रांग करें। लेकिन मेरे भाई वो तो स्ट्रांग तब होगा ना जब तुम खुद पढ़ने उतरोगे। पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ लोगों से पूछे जा रहे को। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने लोगों का है ना, जितने लोग ये बोलते हैं कि सर नींद बहुत आती है, नींद बहुत आती है सर, ये है ना, ये एक बहुत मतलब डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है। ठीक है, डिबेटेबल इन द सेंस कि क्या है कि ये आप नहीं, इससे हर कोई परेशान है। मैं आपको अपने लाइफ की छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं जब 12th में था ना, तो 12th मैंने किया हुआ है रांची से, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से। और जब मैं 12th में था तो वहां पर जब मैंने माहौल देखा था, बच्चे आईआईटी के लिए किस तरीके से एकदम जद्दोजहद थे, पागल थे पूरे के पूरे। एकदम जो है मेरे रूममेट इस तरीके से फलाना कोचिंग फिडजी में और आकाश में और कहाँ कहाँ पर कोचिंग कर रहे थे। कोटा का माहौल एक अलग ही देखने को मिल रहा था। तो वहां पर मुझे ऐसा लगता था ना कि जो मेरे पास 24 घंटे हैं शायद वो कम है, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मजबूरी शरीर की ऐसी होती थी कि यार नींद तो आना लाजमी है, खासकर जब एक बिहारी है, ठीक है, और यहाँ दोपहर में जब चावल खाएंगे तो नींद तो आएगा ही आएगा। अब वैसे कंडीशन में मैं ना अपने नींद से परेशान हो गया। एक दिन मैं थकार कर पहुंचा एक मेडिकल शॉप में और मैंने जाकर बोला कि भैया देखो बात ऐसी है, कोई तुम्हारे पास दवा है जिससे नींद नहीं आए तो वो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से मैं घर से यहाँ पर आया हूँ, पैसे बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ और सोता रह गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। उन्होंने कहा भैया नींद लाने की दवा है लेकिन नींद भगाने की कोई दवा नहीं है। तो पहली निराशा हमें वहीं पर मिल गई। हमने कहा यार ये तो उल्टा हो गया, फिर नींद और आ रही है, ये भाई साहब नींद लाने की दवा दे रहे हैं, नींद भगाने की दवा नहीं है। फिर वहां पर मेरे क्लास के एक टीचर मिले। उन्होंने कहा पता है आदित्य क्या है, मैं सुबह इस स्कूल में 7 बजे आता हूँ और मैं अपने घर जो है ना रात 9 बजे जाता हूँ। समझिएगा मेरी बात को, मैं सुबह 7 बजे आता हूँ और रात 9 बजे अपने घर पे जाता हूँ और 9 बजे जाने के बाद भी मैं जो है 12 बजे सोता हूँ अपने बीवी बच्चों से बात करते हुए। मुझे तो नींद नहीं आता, तुम्हारे इस उम्र में तुम्हें क्यों नींद आ रहा है? और आज मेरी उम्र 45 की है, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये फ्लैट है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है तो तुम्हें क्यों आ रहा है? मेरा जवाब उन्हीं के बात में छुपा हुआ था। क्या होता है ना कि इंसान को जो नींद है ना वो कोई दवा से नहीं दूर की जा सकती है, कोई मोटिवेशन से दूर नहीं की जा सकती है। अगर नींद जो है वो दूर होगी ना तो आपके अपने इनर मोटिवेशन से दूर होगी, आपके अपने अंदर जज्बे से दूर होगी। जिस दिन आप समझ लीजिए कि आपको पाना क्या है, जिस दिन आप समझ लीजिए कि आपको जाना कहाँ तक है, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और आज इस बात को मैं वाकई में मानता हूँ। आज सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ, 7 बजे से लेकर 11 बजे तक गुरुकुल में क्लास और 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ऑनलाइन स्टूडियो और क्लासेस होती हैं। मुझे बीच में नींद ही नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि मैं 3 घंटे सो रहा हूँ, 4 घंटे। जब मैं एक एस्पिरेंट था ना, मैंने उतनी मेहनत तब नहीं की थी जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, ये बात मुझे पता है। तब मैं 7 घंटे की नींद ले लेता था, आज मेरे पास 5 घंटे का भी नींद लेना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों में वो चमक है। मुझे इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाना है, मुझे एक बहुत बड़ा एजुकेटर बनना है, मुझे बच्चों को बहुत कुछ देना है। मैं खुद तो अब इंस्पेक्टर बन चुका हूं, मुझे उन्हें भी बनाना है। और ये जो सपना है ना, ये जो एक ललक है ना मेरी, ये मुझे सोने नहीं देती है। खुले आंखों से मैं सपने देखता हूँ और उन सपनों को मैं हकीकत में अगले दिन बदलने की कोशिश भी करता हूँ। ठीक है, जितना हो पाता है मैं उतनी मेहनत करता हूँ और यही रीजन है कि मुझे अब नींद नहीं आती है। अब आप अपने अंदर देखिए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड है अपने लाइफ से, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो खराटे लीजिए ना। सर किसी ने मना किया है आपको? सोइए ना जितना सोना है, घोड़ा बेच कर सोइए, क्या परेशानी हो रहा है? ठीक है, मैं रात में जब भी ट्रैवल करता हूँ ना ट्रेन से, और जब ट्रैवल करते वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर जब मेरी गाड़ी रुकती है और मैं जब बाहर देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि टीटी भी जगा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ सफाई वाला भी जगा हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ कि वहां जो चिप्स बेचने वाला जो स्टॉल लगाकर है वो भी जगा हुआ है। वो क्यों जगा हुआ है? क्या उसको नींद नहीं आ रही है? भाई उसको भी नींद आ रही है, लेकिन उसका पेट उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसको पता है कि मुझे अपने लेवल को यहाँ से ऊपर लेकर जाना है, मुझे अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना है। तो जब आपको ये होश आ जाता है ना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, फिर नींद कुछ भी, नींद बाल बाका भी आपका नहीं कर सकती है। लेकिन जब आपके
एक तरीके से सपने कमजोर पड़ जाते हैं, आप अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं ना, तो फिर नींद आपके ऊपर हावी होता है। इस बात को ध्यान रखिए। परीक्षा के 4 दिन बचे हुए हैं, उस केस में आप मुझसे ये पूछ रहे हैं सर नींद आती है, कंट्रोल कैसे करें, यानी आपका इनर मोटिवेशन जो है वो बहुत डाउन है। आप अपना पहले एक मंजिल सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं हमेशा क्या कहता था कि मैंने फिक्स कर लिया था कि मुझे बनना क्या है, इसीलिए आप जब भी मेरे टेलीग्राम पर देखेंगे ना, तो मेरे टेलीग्राम पर वही पोस्ट की वर्दी मिलेगी जो मैं शुरू से चाहता था। मेरे मन में 2 पोस्ट थे, या तो मैं एमईए लूंगा, नहीं तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसीलिए लेना था क्योंकि पूरे विदेश दौरा करना था। चूंकि आप लोगों से जुड़े रहना है, फॉर फ्यूचर जुड़े रहना है, तो इसलिए मैंने एमईए का प्लान कैंसिल किया और एक्साइज लिया। मेरा मन में वो पहले विजन क्रिएट हुआ, उस सपने को मैंने हकीकत में बदला। दिन रात मैंने मेहनत की, मैं दिन रात लाइब्रेरी जाता था, सुबह से लेकर रात तक मैं जो है ये मॉक टेस्ट हो गया, वो प्रैक्टिस शीट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जीके नहीं आया तो सिर्फ क्वेश्चंस, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव हो गई, घटना चक्र हो गई, ये सारी किताबों को लपेट डाला। नींद तब भी नहीं आई, और नींद आती थी तो ब्लैक कॉफी 2 रुपए की नेस्कैफे लेकर आता था, ठीक है, और यार गर्म पानी मैंने उसको मिलाकर बिना चीनी के साथ मैंने पिया है। जितना कड़वा लगता था ना, जितना ज्यादा कैफीन अंदर जाता था, उतना दूर नींद मुझसे भागता था। क्योंकि जब मेंस की आप मॉक देंगे ना, तो 2-2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाता है, और 2-2 घंटे का मॉक टेस्ट हो जाता है ना, हालत खराब हो जाती है उस केस में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले है ना, आप विजन अपना क्लियर करिए, उस विजन को मजबूत करिए। नींद साला दूर तक नहीं आएगा आपके पास, लेकिन अगर आपका अंदर से ही विजन नहीं है, आपको बनना ही नहीं है, अब मैंने सोच लिया यार मुझे आईपीएस बनना है, मुझे कैसे नींद आएगी? अब सोचने से तो नहीं होगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर ऐसे एकदम लेटे पड़े, अरे भाई साहब मजा आ रहा है, एकदम बैठे हुए, एकदम एवेंजर गाड़ी आ रही है, हमको ले जा रही है, आसपास 4-5 को लोग घूम रहे हैं, ठीक है, एक वो गाड़ी आगे है, वो गाड़ी पीछे, एकदम सोच रहे हैं, पता चल रहा 8 घंटे सोचते सोचते बिता दिए। तो ऐसे लोगों का कुछ हो नहीं सकता। फिर जो सोचा है ना, अब वक्त आ गया, उसको आओ टेबल पर बैठो, हकीकत में बदलो, बिछावन छोड़ो, निंद्रासन है वो भाई साहब छोड़ दो उसको। हकीकत बदलेगी वही कुर्सी टेबल से, हकीकत बदलेगी वही किताब से, हकीकत बदलेगी वही वीडियो लेक्चर से। सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर होना होता ना तो बहुत कुछ हो गया होता। कि मैं एक बिगिनर हूँ, मुझे एक तैयारी करनी है, मेरा पेपर नहीं हो रहा है काफ़ी समय से तैयारी करने के बाद, तो हर एक पॉइंट, हर एक तरह के बच्चों के बारे में मैंने सोचा है। एक बिगिनर के बारे में भी मैंने सोचा है, जो बच्चा 2 साल से तैयारी कर चुका है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बारे में ही मैंने सोचा है। कई रात मुझे लगे यहाँ पर, मैंने कहा ना कि एक पूरा का पूरा दिन लग गया इस पीपीटी को इस तरीके से बनाने में, अपने उस सोच को आपके लिए डालने में कि आप अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई टॉपर्स से बात की, कई सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, उनके स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश की, और तब जाकर आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया मैं कि हाँ अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा। कि एक जो ऑर्डर ऑफ तैयारी होता है कि तैयारी हम किस तरीके से, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी बनानी है, अब गाड़ी बनानी है तो ऐसा नहीं कि पहले सीट बनाएंगे और बाद में बेस बनाएंगे, एक तरीके से चीज़ें बनती हैं। अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है तो उसकी नींव लगती है, फिर उसके ऊपर जो है दीवारें जुड़ती हैं, फिर लिंटर डलता है, फिर उसके ऊपर काम होता है, एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से काम होता है। आपके पढ़ाई का भी एक फिक्स ऑर्डर मेरे भाई होना चाहिए, और वो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल में जो है आप प्रॉपर तरीके से लिखो कि कितने घंटे का समय है आपके पास। अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कितना समय मिलता है। हर एक पॉइंट आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरे पास इतने घंटे पढ़ने के लिए हैं। तो पहला शेड्यूल। दूसरा मेरे भाई पॉइंट जो मैंने कहा वो ये कहा, टारगेट एवरी सब्जेक्ट। कोशिश करना है यहाँ पर कि जो आप डेली का शेड्यूल बनाते हैं उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट कवर हो। कई बच्चों की ऐसी आदत होती है कि 1 महीने तक सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, बाकी तो पढ़ना नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होता है, 1 महीना मैथ्स पढ़ने के बाद जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं वो पूरा का पूरा मैथ्स गायब हो जाता है। और जब वो 1 महीना इंग्लिश पढ़ने के बाद आप, या 10 दिन भी इंग्लिश पढ़ने के बाद जब आप रीजनिंग पर जाते हैं तो पूरा वो मैथ्स और इंग्लिश गायब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कोशिश यहाँ पर ये रहे कि लगभग जो आप दिन में पढ़ रहे हैं तो मेरे भाई उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हों। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी को समय देना है और थोड़ा थोड़ा करके देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय टेलीग्राम है तो टेलीग्राम के अगर फ़ायदे हैं तो टेलीग्राम के नुकसान भी हैं। फ़ायदा अगर है कि वहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाता है, तो नुकसान यहाँ पर यह है कि इतना फ्री पीडीएफ मिल जाता है कि समझ ही में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है। मैथ्स के फलाने सर का भी पीडीएफ है तो फलाने सर का भी बैच ले रखे हैं, 10 रुपया में उनका बैच खरीद रखे हैं टेलीग्राम से, तो 15 रुपये में उनका बैच खरीद रखे हैं। अब बैच तो कई सारे के बना लिए और लैपटॉप में बड़ा सेटिस्फाइड भी है। अरे भाई बताना तेरे को कौन सा बैच चाहिए, उस सर का ये बैच है, उस सर का ये बैच है। अरे क्या करोगे इतना लेके,
4 किताबें टेबल पे खरीद रखी हैं, लगाना तुम्हें एक भी नहीं है। तो इस तरीके से काम मत करो, चीज़ों को फिक्स करो कि अगर वोकैबुलरी है तो 4 किताब खरीद के टेबल पे देखने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन यही किताब अगर बेस्ट है तो इसी को पढ़ेंगे, एक ही किताब को पकड़ेंगे और उसको पूरा निपटाएंगे, और कम से कम 2 बार निपटाएंगे। मैथ्स में भी है ना, किसी एक टीचर का बैच ले लो, उस टीचर का बढ़िया तरीके से अपना पढ़ाई करो, जिस भी टीचर का आपका इच्छा करे, दिल करे, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे। कभी मैंने ना आज तक कहा ना मैं कभी कहूँगा मेरा ही बैच बेस्ट है, इसी से पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी ट्यूनिंग जहाँ बैठती है, जिसके साथ बैठती है, उनसे पढ़िए, उनके PDF को लगाइए और उसके बाद एक बढ़िया प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। सेम काम आपको रीजनिंग के लिए करना है। आपको है ना फिक्स करना पड़ेगा भाई, अपने रिसोर्सेज को बड़े लिमिटेड करने पड़ेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, जैसे आप खाना भी बनाते हैं तो एक बड़े लिमिट अमाउंट में तेल डालते हैं, नमक डालते हैं और बाकी चीज़ों को डालते हैं, ताकि वो खाना एक परफेक्शन खाना अच्छा बने। ऐसा नहीं है कि ले लपेट दिए पूरा का पूरा मसाला खाने में, देखते हैं कैसे स्वादिष्ट नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। जितना ज़्यादा टेबल पर किताब होगा, जितना ज़्यादा वजन टेबल का बढ़ेगा, दिमाग का भी वजन उतना ही बढ़ने वाला है। इसलिए कम चीज़ों को रख के मेरे भाई उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर करें तो मल्टीपल प्रैक्टिस एंड रिवीजन। वही बात है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कर लिया। अब कर लिया तो क्या करना है, मान लीजिए कि आपने किसी टीचर का बैच ले लिया, 300 वीडियोस हैं उनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट में। अब वो 300 वीडियोस हैं तो उन्हें खत्म करो सिलसिले तरीके से। 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी, उनकी शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की, अगली वीडियो देखी, शीट लगाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की। एक तरीका, मतलब बिना तरीके की तैयारी मत करो। ये नहीं आज थोड़ा उनका यूट्यूब का ये वीडियो देख लेते हैं, कल थोड़ा उनका यूट्यूब का वीडियो ये देख लेते हैं, अच्छा वो मैडम ये बोल रही थी, चलिए थोड़ी उनकी बातें भी सुन लेते हैं, वो सर ये बोल रहे थे उनकी बातें भी सुन लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना। इसको फिक्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को पढ़िए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है। और लास्ट पॉइंट जो कि मैं भी करता हूँ, वीकली एनालिसिस। मेरे भाई ये वीकली एनालिसिस आपको लगता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में ही ज़रूरी है, क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी है, एक बड़ी सी बड़ी कंपनी भी है, कि एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी है, वो भी अपना हफ्ते में आकलन करता है। एक घर में अगर आपकी माता जी हैं जो यहाँ पर जो खाना बनाती हैं और पूरी परिवार का खर्चा चलाती हैं, वो भी महीने में एक बार पूरा अपना देखती होंगी, अच्छा मेरा बजट इतना है, मुझे खर्चा इतना करना है, उससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला नहीं है खर्च करने के लिए। और जहाँ पर चीज़ें हिसाब से चलती हैं ना, वो आगे बढ़ती हैं। कुछ डायलॉग सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे कहा जाता है कि चद्दर देख के पाँव फैला, और कुछ लोग कहते नहीं हम पाँव फैला के बाद में चद्दर देखेंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना, अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। कल ही मैं कह रहा था कि मेरे एक भाई रहते हैं यहाँ पे, मंजीत करके, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि भैया जिंदगी में मैंने एक बात सीखी है कि सही या गलत, मैं सही या गलत, अपना सेल्फ मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। आप जब एनालिसिस में बैठो ना, आधे घंटे 1 घंटे बैठो, आप उस आधे घंटे 1 घंटे में ये देखो कि हमने मैथ्स को कितना कवर किया, हमने इंग्लिश कितना कवर किया, क्या हमारे मॉक में स्कोर बढ़े या नहीं बढ़े, या हमारा मेहनत एक गलत दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी देखो कि यार मैं बाकी चीज़ों पर कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो मैं ऐसा तो नहीं कि दिन दिन भर पूरा का पूरा बात करने में लगा दे रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि उसको गिफ्ट देने और लेने के चक्कर में आधा दिन मेरा निकल जा रहा है। आप अपने फैमिली प्रॉब्लम के बारे में भी यहाँ पे सोचो, ऐसा तो नहीं कि हम अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो गए हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा समय जो है उनके पे चला जा रहा है और हम अपने ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। इस वीकली एनालिसिस में आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि अभी कितना समय बचा हुआ है और आपका स्कोर कितना और आपको कितना आगे बढ़ना है। जब तक अपना एनालिसिस नहीं करोगे आगे का कोई टारगेट नहीं बना पाओगे, और टारगेट नहीं बना पाओगे तो अपने गोल को अचीव नहीं करोगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि आज की वीडियो एक ऐसी है कि ओवरऑल कोई भी सरकारी नौकरी अगर आपको निकालनी है तो उसका पूरा का पूरा एक शानदार तरीका आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये मूल्यांकन करना बहुत 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 ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो।
अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14 प्लस आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूँ लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसका भी पढ़ाई यहाँ से कम होगा ना, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होगी। उसके लिए दुख मुझे भी होगा कि लड़के ने इतनी मेहनत की, ठीक है, और तब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप देखो क्या होता है ना, मैंने अपने बचपन से एक बात अपने लाइफ में सीखा है कि जहां तक अगर हम 70% मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस हमें सफलता के लिए 20% और करना होता है। ठीक है, जैसे मानो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और मुझे पता है कि यहां पर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। सभी लोग जोश में जाते हैं, अरे हमसे तो हो ही जाएगा, हम आराम से चलते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, बहुत लोग यहां तक दम तोड़ देते हैं, बहुत यहां तक दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहां तक अगर चल गए ना, मेरा मानना है कि यहां 70% अगर कवर कर गए, तो भाई 30% ही और कवर करना था। अगर वो शायद 30% कवर कर लिया होता तो शायद भगवान के दर्शन हो जाते। तो उसी तरीके से अगर ये 30% अगर आप और मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। और वो 30% मेहनत क्या है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन है, आपका कॉन्टिन्यूअस मॉक टेस्ट है, आपका कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, ठीक है, एक मेरे पुराने मित्र भी थे, ठीक है, प्राइवेट जॉब करने के चक्कर में उन्होंने एसएससी की तैयारी छोड़ दी, और तैयारी छोड़ने के बाद क्या हुआ कि काफी टाइम तक उनको बहुत नेगेटिविटी झेलना पड़ा, लोगों की अलग अलग बातें सुननी पड़ी, लोगों ने ताने देने भी शुरू कर दिए। लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से, यूं कह लो आखिरी के पिछले 9 महीने तक, मैंने अपने मन में ये बस गांठ बांध लिया था कि मुझे 7 बजे सुबह में लाइब्रेरी जाना है और मैं शाम को 7 बजे आता था, और 9 महीने तक मैंने लगातार ऐसा किया। ठीक, मेरा प्री में जो स्कोर रहा है वो 181 रहा, और मेरा मेंस में जो मैथ में स्कोर है 187, और इंग्लिश में 189 के करीब में स्कोर है। उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी रिजल्ट का भेजा, और ये काफी खुशी हुआ। अब इस लड़के का जो अभी आप देख रहे हो अलग अलग चैनल्स जो रैंक निकाल रहे हैं, उसके अनुसार इसका ऑल इंडिया रैंक 13 आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 13 वाले का मेरे पास आज ही कॉल आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इनका जो एक्सपीरियंस, इनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू भी लेकर आऊंगा चैनल पे, आपसे मैं रूबरू भी कराऊंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप इनसे बात करेंगे, इनसे भी बात भी चल रही है, और बहुत जल्दी जो है ये अपने नॉलेज को शेयर भी करेंगे। इन्होंने भी वही बात बोली कि यार जो अल्टीमेट होता है ना वो प्रैक्टिस होता है, और हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस पर फोकस ही नहीं करते। भारत का कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं था जो इन्होंने नहीं दिया हो। ऑलिव बोर्ड हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका सुपर मॉक हो गया, हर मॉक टेस्ट को इन्होंने कम से कम 1 से 2 बार दिया। अपने जितने कंसेप्ट थे रिवाइज किए, जितने मेरे वीडियोस थे या और भी इनके अपने पर्सनल बुक्स थे उन सबको इन्होंने रिवाइज किया, उससे काफी इनको मदद मिली। तो यही बात हम आपको कहेंगे कि डेडिकेशन जो शब्द होता है ना, वो डेडिकेशन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, वो डेडिकेशन एक स्टूडेंट के अंदर जेन्युइनली होना भी चाहिए। जब वक्त आएगा तो हम आपको इसी डिजिटल बोर्ड पे उनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, जैसे हमने अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाया। जैसे हमारे हर सब्जेक्ट में, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 आया था, हमने आपको बकायदा अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया। वो वीडियो यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज जा चुकी है। उसके अलावा एक और वीडियो थी सीजीएल की, वो भी 1 मिलियन जा चुकी है। उसी तरीके से इनका भी इंटरव्यू जब हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो वो भी हम आपको पूरा का पूरा इनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, और इनका जो फ्रेश एक्सपीरियंस है, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस है, वो आपको जानने को मिलेगा। तो आज जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो उस बिहाफ पर मैंने सोचा कि चलो आज हम अपने बच्चों से इस बात को शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट करते हैं। भैया पढ़ना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर बार ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, काम उससे नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलनी पड़ती है। कहते हैं ना कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ का प्रयोग करिए, उसी तरीके से आप अपने सिलेक्शन के लिए आपको चारों नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूरी दुनिया को जो आपसे आगे बढ़ने की डेली कोशिश में है, उनको भी पीछे करने की कोशिश करिए अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से। अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखा करिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, आप उनको कैसे बीटअप कर सकते हैं। हर छोटी बात पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है यार, देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो। कि उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है।
तो बस मेरे भाई ऐसे ही चलते रहो। रोज सुबह अपने आप से एक प्रण लो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारे काम सेकेंडरी होंगे, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। रोज सुबह अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हम 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठकर पढ़ना शुरू कर दें, एक अगर 6 बजे आपको उठना है सुबह में, तो आप ठान लो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पलट हो जाए, मुझे तो 6 बजे उठना है, मुझे तो 6 बजे उठना है। 6 बजे अगर आप उठने का टारगेट बना ले रहे हो, 7 बजे आप उठने का टारगेट बना ले रहे हो, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आकर कुर्सी पर बैठ जा रहे हो ना, तो फिर दुनिया में आपको कोई भी नहीं हिला सकता, कोई आपके इरादे को हिला नहीं सकता है, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता, आप ही आगे रहोगे। इसीलिए लाइफ वहीं पर बिगिन होती है जहां पर आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। कंफर्ट जोन एक स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है। किसी दिन आपको बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से बताऊंगा कि कंफर्ट जोन होता क्या है। कंफर्ट जोन ये हो गया कि आपको मोबाइल चलाने का मन है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि परसों आपका पेपर है, लेकिन फिर भी आप मोबाइल चला रहे हैं। तो पहले उस कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ऐसी चीजें जो आपको काफी कंफर्टेबल महसूस कराती हैं, लेकिन वो आपका भला नहीं कर सकती, आपको लाइफ में आगे पुशअप नहीं कर सकती, वो चीजें होती हैं कंफर्ट जोन। उन सभी चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर मुझे पता है कि यार टेबल पे बैठ के मैं ज्यादा देर पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरा बॉडी क्या कहता है, अरे यार तू तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बेड के अंदर है, तू बेड पे बैठा रहे, तो वो कंफर्ट जोन है, उसको त्यागो। ठीक है, आपको पता है कि चावल खाने से नींद आ जाएगी, रात में चावल खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, ठीक है, लेकिन मन कहता है यार सब्जी इतनी खतरनाक बनी है, चावल तो एक बार बनता है, ठीक है, और चावल खाते ही लुढ़क जाते हो आप पढ़ नहीं पाते। तो वो भी एक कंफर्ट जोन है। ये छोटे छोटे कंफर्ट जोन है। आपको पता है कि अभी मेरे को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नई वेब सीरीज आई है, एक बार उसको खत्म कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। तो ये वेब सीरीज, ये गर्लफ्रेंड्स, ये मैसेजेस, ये व्हाट्सअप, फेसबुक, ये आपके सारे के सारे कंफर्ट जोन है। जिस दिन आपने इन कंफर्ट जोन को बाहर कर दिया ना, इनको पीछे छोड़ दिया, आपकी लाइफ की जर्नी, बहुत स्मूथ जर्नी आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन जर्नी आप लाइफ में वहीं से जीना शुरू कर दोगे। आपके नंबर्स आने अच्छे हो जाएंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो रोज सुबह अपने आप से बात बोलो, 5 बात बोलो जो एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, ठीक है। और जिस दिन आपने अपने आप ने मन में ये ठान लिया ना, तो उस दिन उनकी कही बात एक सच हो जाएगी कि इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो आपको दुनिया में किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, भाई नौकरी मेरी बचा दो प्लीज, मेरे नौकरी मत खाओ, या मेरे को मत निकालो, या ऐसा मत करो वैसा मत करो। अगर आप अपने कर्म को सलाम करते हैं तो दुनिया में आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कर्म को ही खराब कर रहे हैं ना, हर कदम पे हर जगह पर आपको लोगों को सलाम करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती, व्यक्तित्व इंसान का बड़ा होता है, वो उसको बड़ा बनाता है, उसका व्यवहार, उसका चरित्र उसको बड़ा बनाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रोज सुबह आपको अपने आप से कहना है कि भाई मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे उठना है बेड पर से, मुझे शीट लेना है, और शीट लेकर वो कैब की मुझे रूम में घूम घूम के उसको याद करना है, मुझे जोर से बोलना है। कहते हैं ना कि चल नहीं सकते तो दौड़ो, मतलब ऐसा है कि उड़ नहीं सकते तो कम से कम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो बस मेरे भाई ऐसे ही चलते रहो। रोज सुबह अपने आप से एक प्रण लो कि आज मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, कुछ भी हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि पढ़ाई को प्रायोरिटी बनाओ, बाकी सारे काम सेकेंडरी होंगे, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होगी। जिस दिन आपने मेरी तरह, देखो यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, 2 महीने तक मेरे रूम में शीशा नहीं था। 2 महीने तक मैं गर्ल्स गुरुकुल में जब मैं पढ़ाने गया ना, जब मेरी ऑफलाइन बैच लगी थी पहली बार, उस दिन मैं घर में शीशा खरीद के लेके आया था कि यार कल से तो पढ़ाने जाना, वो भी लड़कियों के बीच जाना है पढ़ाने, तो थोड़ा एक चेहरा वेहरा देखने के लिए शीशा लेकर आ जाते हैं। 2 महीने तक तो ठिकाना नहीं होता था, बाल कैसे कैसे, क्योंकि बस एक ही धुन की सवार होती थी, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और बस ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश की। अपनी उम्र में अपनी उम्र से ज्यादा की किताबें पढ़ डाली, इसलिए आज मैं यहां पर खड़ा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से है ना, आप भी अपने अंदर एक हौसला रख सकते हो। बहुत जज्बाती इंसान हो आप, तभी सुबह 9 बजे उठकर आप वीडियो देखने आए हो, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा और जज्बात रखना है, सीखने की रोज नहीं इच्छा रखनी है आपको, इतना आपको रोज ध्यान रखना है। अपना एक शेड्यूल बनाओ, अपना एक टारगेट बनाओ, डेली का बनाओ, डेली का नहीं बना सकते वीकली का बनाओ, ठीक है, और उसको करने में लग जाओ। 12 घंटे का मत बनाओ दोस्तों, 12 घंटे का आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। पहला दिन तो हो जाएगा, दूसरे तीसरे दिन से वो कहानी खत्म।
बस उतना ही बनाओ जितना सस्टेन कर सकते हो, और उसी को धीरे 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 बढ़ाना शुरू करो। एक बात मैंने जिंदगी में हमेशा रखी थी कि मैं दुनिया में किसी को अपना कंपटीटर नहीं बनाता था, मैं खुद को अपना कंपटीटर बनाता था। इंसान को खुद से बड़ा कंपटीटर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं अपने रूममेट से कंपटीशन लगाऊं और रात में वो 10 बजे सो जाए तो मतलब क्या हुआ कि मुझे भी 11 बजे सोना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा कंपटीशन खुद से है कि कल तू 11 बजे सोया है, आज खुद को हरा के दिखा, आज तू 12 बजे सो के देख। अगर उसैन बोल्ट किसी का रिकॉर्ड तोड़ने चलता ना तो वो खुद का रिकॉर्ड नहीं बनाता, उसने खुद का रिकॉर्ड बनाया, फिर खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा और बार बार लगा रहता है कि आज मुझे खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। तो जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वो किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ते, वो खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दे सेट देयर रिकॉर्ड, दे सेट द एग्जांपल बिफोर द वर्ल्ड। आपको भी वही करना है। क्लियर है? पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। अपनी चीजों पर कम, बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन जिस दिन यहाँ आने लगा ना, सीधा गाड़ी जाके दिल्ली के कनॉट प्लेस में रुकेगी। जब तक आप कुछ कामयाब नहीं बन जाते हैं, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा रोक के रखना होता है। चलो आज दोनों के दोनों मूवी देखने चलते हैं और पता चला अपना भी समय ले गए, उसका भी समय ले गए। अब तो भैया स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है। पहले 5 रुपए 10 रुपए वाली यहाँ पर ऑरेंज खाते थे, अब यहाँ तो मैडम के साथ है तो कॉर्नेटो तो खाना पड़ेगा। जिस दिन अकाउंट में और मैसेज यहाँ पर ही आएगा 70,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, लेकिन वो वक्त तब आएगा जब अभी परिश्रम करोगे, अभी मेहनत करोगे। एक बात मैंने अपने गुरु से बहुत पहले सीखी थी, ठीक है। मैं भी जैसे बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने लगा था 2019 के समय में। ट्यूशन्स पढ़ाकर मुझे ऐसा लगता था कि अगर एक ट्यूशन पढ़ाने से 4,000 5,000 मिल जा रहे हैं तो क्यों ना 2-3 पकड़ लें। उसके चक्कर में हमने ऐसा किया कि हमने अपनी पढ़ाई की ऐसी तैसी करवा दी, और ऐसी तैसी करवाने के चक्कर में ये हुआ कि हमारा रिजल्ट भी खराब हुआ 2018 में, ठीक है। अपने पढ़ने पर कम, पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया, अपनी चीज़ों पर कम, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक बात मुझे सिखाया था कि देख, अगर तेरे जेब में 10,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर तू उतना ही दूर जाएगा जितना तुम्हें 10,000 तक खर्च हो पाए। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में 50,000 महीने के आने लगे तो मेरे भाई तुम यहाँ पर बड़ी दूर दूर जाने शुरू करोगे। जैसे मानो मैं यहाँ पर हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ 2-4 किलोमीटर आगे जा सकता हूँ, थोड़ा बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकता हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ी सी महंगी कपड़े पहन सकता हूँ। लेकिन जिस दिन यहाँ आने लगा ना, सीधा गाड़ी जाके दिल्ली के कनॉट प्लेस में रुकेगी, बड़े बड़े शोरूम्स के दरवाजे पर खड़े मिलेंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे, टाइम पास। यानी ज़्यादा पैसा आने का मतलब नुकसान भी ज़्यादा होता है और हर कोई से नहीं पाता। इस बात का ध्यान रखिए। जब तक आप कुछ कामयाब नहीं बन जाते हैं, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। थोड़ा नहीं कह रहा मैं, बहुत ज़्यादा रोक के रखना होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने खर्चे को चलाने के लिए होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन उस होम ट्यूशन के आए हुए पैसे का वो क्या करते हैं, मूवी देखेंगे, रिचार्ज करवाएंगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ जिएंगे, थोड़ा रईसी दिखाएंगे, थोड़ा महंगा फ़ोन रखेंगे। मेरे भाई ये सब चीज़ नहीं करनी थी यार, ठीक है। पढ़ाना उतना ही था जितना में खर्चा चलता, बाकी पैसे को सेव करते, समय को बचाते, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा समय भी उतना ज़्यादा खराब होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और ज़्यादा पैसा आया, व्हाट्सअप मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, चैट शुरू होगी, चलो आज दोनों के दोनों मूवी देखने चलते हैं, और पता चला अपना भी समय ले गए, उसका भी समय ले गए, क्या फ़ायदा, ठीक है। जहाँ पर आराम से रूम में बैठ के ठंडे पानी से काम चल जा रहा था, अब तो भैया स्टैंडर्ड वाली बात हो जाती है। खुद भी यहाँ कोन वाली आइसक्रीम खाएंगे, पहले 5 रुपए 10 रुपए वाली यहाँ पर ऑरेंज खाते थे, अब यहाँ तो मैडम के साथ हैं तो कॉर्नेटो तो खाना पड़ेगा। 35 रुपये अपने, 35 रुपये उनके, और कॉर्नेटो तो यहाँ बाहर तो मिलेगी नहीं, तो थोड़ा दूर जाके खाना पड़ेगा। अब इस चीज़ में आप देखो ना, अपने समय भी कितना वेस्ट कर दिया, ठीक है। घर वाले तो ये सोच रहे हैं हमारा लड़का एसएससी की तैयारी कर रहा है, उल्टा ये भी सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत काम करके खर्चा निकाल रहा है। लेकिन वो खर्चा काहे बात का आप निकाल रहे हैं, उस खर्चे को तो आप और बढ़ा रहे हैं। समय इतना ज़्यादा खर्च कर दिया जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मत क्या करो मेरे भाई, ठीक है। वास्तविकता से हम जुड़े हैं, आप लोगों की हरकतें जानते हैं, पता होता है, इसी वजह से बता रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई पर ध्यान दो, अनसन चीज़ें तो जीवन में बहुत सारी आते रहेंगे।
कमाना यार उस दिन कमाना जिस दिन अकाउंट में, मैं बताता हूँ ना, जिस दिन अकाउंट में सीधा पहले दिन आएगा और मैसेज यहाँ पर ही आएगा 70,000 हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मेरे भाई उस दिन सोचोगे कि इसे खर्च करना है तो करना कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे, आज मंडे को ये वाली टी शर्ट, ट्यूसडे को ये वाली शर्ट, वेडनेसडे को ये वाला, ठीक है। यहाँ पर रिंग होंगे, घड़ी होगा, मोबाइल होगा, इतनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ होगी जिस सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। दिन के हिसाब से आप अपने लाइफस्टाइल को बदलोगे, लेकिन वो वक्त तब आएगा जब अभी परिश्रम करोगे, अभी मेहनत करोगे। आएगा ना यार, वो भी पल आएगा और वो भी आप ही लेकर आओगे, कोई और नहीं लाएगा। आपके जीवन में आप ही हो जो लेकर आ सकते हो वैसे पल, लेकिन उसके लिए दिल व जान से अभी मेहनत करो। अभी फोकसबाजी में रह गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना भाई? बहुत शानदार। चलिए, तो वापस से गर्दा उड़ाने आ चुके हैं आज के सेशन में हम लोग, और कल के इतने तबाही वाले सेशन के बाद आज हम लोगों ने वापस जो है यहाँ पर बहुत का धुआंधार सेशन रखा है। कल के क्लास में बहुत मज़ा आया था, यकीन मानिए आप लोगों को पढ़ाने में, और इतनी एनर्जी मुझे आई थी। कई दिनों के बाद वापस से वो एनर्जी आई मेरे अंदर जो यूट्यूब पर कुछ समय पहले मेरे अंदर हुआ करती थी, ठीक है। और बहुत मज़ा आया मेरे भाई, यकीन मानिए आप लोग को क्लासेस लेकर, मतलब कल जो प्रोपोर्शन की हमारी क्लास थी, बहुत मज़ा आया। और इस महाभारत बैच में तो अब सच में महाभारत होने वाला है। एक दंगल सा आप लोगों ने शुरू कर दिया है बेरोजगारी के विरुद्ध, तो मज़ा आ रहा है मेरे भाई। तो आज का टॉपिक हमारा है एज यानी आयु, और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको कंप्लीट एज के बारे में पूरा का संपूर्ण ज्ञान देंगे, ठीक है। एज असल में आपको लगता है कि यार क्या टॉपिक है, कभी किसी किताब में इसका जिक्र नहीं, कभी किसी ने अलग से कुछ कराया नहीं, तो कैसे सवाल हम इसको बनाएंगे। मेरा हमेशा रहता है कि देखो, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको एक अलग वीडियो से कराई जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एज एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर रिसेंट के एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछे गए हैं। और एज असल में एक बेटा है, किसका? रेशियो का, अनुपात का। अनुपात जो है वो पिता है, ठीक है, और ये उसका पुत्र है। उसी के एक स्पेशल कंसेप्ट के ऊपर ये मेरे भाई आधारित है, समझिए, ठीक है। और पेपर में बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जितने तरह के हमारे सवाल बनते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे, हर तरह के सवालों को बनाएंगे। कुछ औसत को और एज को मिलाकर भी कुछ सवाल हमारे पेपर में पूछे गए, हम वो भी टैकल करेंगे और सभी सवालों को बहुत तसल्ली से, तरीके से आंसर देंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को थोड़ा लाइक करके अपना भौकाल मचाइए, थोड़ा बहुत आप लोग अपनी प्रेजेंस का यहाँ पर जो है वो उदाहरण दीजिए कि आप मौजूद हैं, जिंदा हैं, ज़बरदस्त हैं, और हम भी यहाँ जिंदा है। थोड़ा लगे कि ये सेशन एनर्जेटिक है, मज़ा तभी मेरे भाई आने वाला है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा है एज बेस्ड क्वेश्चन, आयु पर आधारित प्रश्न, और एक ही क्लास में पूरा राफ साफ कर देने वाले हैं हम लोग आज का सभी टाइप्स को भाई। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, छोटी सी यहाँ पर एज की शुरुआत करने के पहले कि देखो, हम छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, ठीक है। एज में हमारे काफ़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो बेसिक मेथड हमारा जो रहता है, जो हमारा एक फंडामेंटल रहता है, वो हमारा क्या रहता है वो समझिए, ठीक है। एज में हम जनरली जो सवालों को बनाते हैं वो हम बनाते हैं रेशियो मेथड से, ठीक है। और ये एक तरीके से सबसे पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि दो लोगों के उम्र का अनुपात जो है वो 2:3 है, और जो है यहाँ पर हमने 5-5 साल दोनों में बढ़ा दिया। पहले व्यक्ति में भी 5 साल बढ़ा दिया और इसमें भी 5 साल बढ़ा दिया, और उसके बाद उनके उम्र का अनुपात जो है, मान लीजिए यहाँ पर 3:4 हो जाता है। तो बताइए हमारा उम्र कितना था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे राकेश जी हैं और यहाँ पर जो है हमारी कुसुम जी है, ठीक है। अब राकेश जी कुसुम जी यहीं पढ़ाई करते रहे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है अपना
थोड़ा बहुत मामला वामला सेट हो गया, इनका जीवन में बहुत आगे बढ़ने की कस्में खा ली इन लोगों ने। एक ने कहा मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाऊंगा, तुम जो है मेरी एमईए बन जाना, आगे जीवन में बढ़िया तरीके से जो है जर्मनी में जीवन गुजारेंगे, खुश रहेंगे यहाँ पे, और क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि वहाँ पर इनकम टैक्स की नियुक्ति नहीं होती है, एमईए वाला जा सकता है, यूँ समझ लो। तो यहाँ पर सवाल में मेन बात है हमारे यहाँ पर, ठीक है, राकेश जी और कुसुम जी के बीच में क्या है। तो ऐसे समझ लीजिए कि राकेश जी जो है हमारा, उनका उम्र अगर 2 यूनिट है तो कुसुम जी की उम्र यहाँ पर 3 यूनिट है। 5 साल के बाद उन दोनों का उम्र का अनुपात 3:4 हो जाता है और तब पूछा जाता है बताओ इनका उम्र क्या था। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए जो कुसुम है अगर राकेश से 5 साल आज बड़ी है या 10 साल अगर आज बड़ी हैं, ठीक है, तो जब इनका शादी हो जाएगा, जब इनका सपना पूरा हो जाएगा, जब इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और जिस दिन एक दूसरे के घर में ये रिश्ते की बात करने जाएंगे, उस समय भी ये उनसे 5 साल बड़ी होंगी। जब उनके घर में प्यारे प्यारे 2-3 बच्चे भी आ जाएंगे, उसके बाद भी ये 5 साल बड़ी होंगी। जब इनका बुढ़ापा हो जाएगा और उसके बाद रिटायरमेंट लेके कहीं पर घूम रहे होंगे, तब भी वो 5 साल बड़ी होंगी। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि 2 लोगों के जो उम्र का गैप होता है वो कभी नहीं बदलता। अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो जीवन भर वो आपसे 2 साल रहने वाला है बड़ा, ठीक है, तो इसको आप नहीं बदल सकते। यानी एज के गैप पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो कंट्रोल वो जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, 1 यूनिट है, और यहाँ जो गैप है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई 1 यूनिट है, ठीक है, कितना है, 1 यूनिट है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये गैप हमारा सेम है। अगर ये गैप सेम नहीं होता तो सबसे पहला काम हमारा इस गैप को सेम करना होता है, ठीक है। अब 3 से 4 यूनिट, 3 से 4 यूनिट यानी कितना यूनिट बढ़ा दिया, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया मुन्ना, तो ये 1 यूनिट तुम्हारा 5 साल के बराबर। और अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है ना, अगर ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो ये प्रेजेंट एज था, यानी 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मान 10 साल हो जाएगा और 3 का मान 15 साल हो जाएगा। यानी राजेश जी जहाँ भी हमारे 10 साल के हैं और कुसुम हमारी कितनी है, 15 साल की है, ठीक है। तो उनका उम्र कितना हो जाएगा, 10 और 15 यहाँ पे। मानिए एक और एग्जांपल हम आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पर हम इनके गैप को बराबर नहीं करते हैं। ये हमारे राजेश जी और कुसुम जी का उम्र का अनुपात है 3:5, और यहाँ पर इनका रेशियो हमारा 2:3 है मेरे भाई, कितना है, 2:3 है। और मैंने कहा कि आज के समय सन 2023 के समय में इनका उम्र का रेशियो इतना है, और 2025 में, 2000 कितने में मेरे भाई, 25 में इनका रेशियो हमारा इतना है। तो बताइए आज के समय इनका उम्र कितना होगा, इनका उम्र जो होगा वो कितना होगा, इनका प्रेजेंटेज कितना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 2023 में ये है और 2025 में ये, यानी कितने साल बाद की बात की गई है, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो तो 2 साल के बाद की बात की गई है। कितने साल के बाद की बात की गई है, तो सर 2 साल के बाद की बात की गई है। क्या यहाँ पर इनका गैप सेम है, बताइए बताइए, सेम है कि नहीं है, तो बोलोगे नहीं सर, 3 और 5 का गैप 2 यूनिट है, 2 और 3 का गैप 1 यूनिट है, ये गैप हमारा सेम नहीं है। और अगर ये गैप हमारा सेम नहीं है तो इसको बराबर कौन करेगा, मैं करूँगा, आप करेंगे, दोनों करेंगे, मिलकर करेंगे मेरे भाई गैप बराबर। तो तुरंत इस गैप को बराबर करो, और अगर यहाँ पर 1 यूनिट है तो इसको भी 2 से मेरे भाई गुना करो, इसको 2 से गुना कर लिए, इसको भी 2 से गुना करेंगे, और इसको भी मेरे भाई 2 से गुना करने वाले हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि सर ये कितना यूनिट था, 3 यूनिट, और ये कितना हो गया, 4 यूनिट। इंक्रीमेंट कितने यूनिट का, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 साल, और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 2 साल है तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 6 साल, और 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं यहाँ पे, 6 साल और मेरे भाई 10 साल यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल आपका सीजल 2/12/2022, देखते हैं आंसर किसका आ रहा है। सभी बच्चे आंसर देना शुरू करें, मज़ा तभी आने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि इस सेशन को एक रंगभूमि बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा एनर्जी लेकर आते हैं अपने अंदर, थोड़ा दम लेकर आते हैं। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि आप एकदम मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे और मेरी कथा कहानी सुनते रहेंगे। सवाल आपके सामने है, कंसेप्ट हमने बता रखा है, जवाब देना आपके हक में है, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई, ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2:3 है। 5 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 होता है। बी की हमारी आयु क्या है, फटाफट यहाँ पर आंसर देंगे। बोलेंगे सर इससे आसान सवाल हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड में, बताइए।
ए और बी का हमारा कितना हो जाएगा सर? तो ए और बी का हमारा आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। उसके बाद 5 साल के बाद सर उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर? तो 3:4 हो जाएगा सर। ठीक है, ये हमारा 5 साल के बाद की कहानी है। मैंने कहा ठीक है सर, सारी बातें हम जानेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है, और यहाँ 5 सालों के बाद का हमारा ये रेशियो है। हमने कहा ठीक है, 5 साल के बाद की ये कहानी है भाई, आज की तो नहीं है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गैप बराबर करेंगे। फटाफट बताओ, यहाँ पर इनका गैप बराबर करते हैं। इसका गैप यहाँ कितना 1 यूनिट और इसका गैप यहाँ कितना 1 यूनिट मेरे भाई। ठीक है, तो गैप हमारा बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है तो ये देखो, तो बोलोगे सर ये 3 यूनिट से कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया, यानी कितना इंक्रीमेंट, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट। और ये 1 यूनिट हमारा 5 साल के बराबर है, और अगर 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो बी का प्रेजेंट एज पूछा है, यानी यहाँ पर बी का यानी 3 यूनिट का मान, 1 का मान 5 साल, 3 का मान कितना हो जाएगा सर 15 साल। बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोल भी दो कि एक बार प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ फटाफट, एक और सवाल बता दो जल्दी से। एक और सवाल हमारा सीजीएल 5 दिसंबर 2022 क्विज में पूछा गया। मैंने कहा ना कि एज के ऊपर रिसेंट में प्री में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्षों के बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए कि रमेश का वर्तमान आयु कितना होगा। हमने कहा सर देखिए, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। ये हमारा राम है सर, और ये हमारा कौन है, तो ये हमारा रमेश है सर। राम और रमेश की अगर हम बातें करें तो राम और रमेश का सर प्रेजेंट जो हो जाएगा वो किस रेशियो में हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। 7 सालों के बाद रेशियो कितना होने वाला है, तो 7 सालों के बाद ये रेशियो सर 4 और 5 का होने वाला है। ठीक है, अब बोलेंगे सर क्या ये गैप सेम है, बताओ जल्दी से भाई, क्या ये गैप सेम है? कमेंट बॉक्स में बताओ, सेम है? बोलोगे नहीं सर सेम नहीं है, हमें गैप बराबर करना है। हमें बच्चों यहाँ गैप बराबर करना है। इसका गैप कितना है, तो बोलोगे सर इसका गैप 2 यूनिट है, और यहाँ गैप कितना है, 1 यूनिट है। पहले इस 2 और 1 को बराबर करो, और 2 और 1 को बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो 2 और 1 को बराबर करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सिंपल कुछ मत करो। यहाँ 2 है तो इसे भी 2 बनाओ, इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसे 2 बनाने के लिए 2 से गुना, और यहाँ भी कितने से गुना, 2 से गुना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? अब हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं, हमने कहा यार ये 5 यूनिट था और ये कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। 5 यूनिट था और कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया, यानी इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 5 यूनिट का हुआ। कितना यूनिट ये बढ़ा है, 5 यूनिट। और यहाँ पर कहा गया कितने सालों के बाद ये कहानी हुई है, तो क्वेश्चन में कहा गया आफ्टर 7 ईयर, 7 सालों के बाद यहाँ पर ये काम हुआ है। यानी 5 यूनिट का मान कितना है, तो 5 यूनिट का मान 7 साल। कहने का मतलब ये उनका उम्र था, 7 सालों के बाद ये उनका उम्र का अनुपात हो गया। मैंने कहा गैप बराबर करो भाई, तो आपने गैप बराबर कर दिया। बस यहाँ पे कि ये जो गैप है उस गैप के बराबर हमारा हो गया। हमने कहा ये 5 यूनिट से 10 यूनिट हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान 7 साल, 5 यूनिट का मान कितना, 7 साल। क्वेश्चन में कहा है प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, रमेश का वर्तमान आयु, रमेश का क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु। तो रमेश का वर्तमान आयु कितना है, 5 यूनिट है मेरे भाई। तो 5 यूनिट का मान ऑलरेडी 7 साल है, तो आंसर कितना